अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिलेक्टिविटी का। तो सिलेक्टिविटी का अभी तक हमने जितना कवर किया था उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। सिलेक्टिविटी को आप इस तरह से डिफाइन कर रहे थे कि आपके पास अगर हम किसी एनालिटिकल मेथड की सिलेक्टिविटी की बात करें तो उसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो आपके दिए गए एनालाइट के लिए कितना उसके लिए फेवरेबल है, कितना उसके लिए सिलेक्टिव है। आप जब भी कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आप कोई डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, आप एब्जॉर्बेंस फाइंड करने लगे हैं, आपके पास यहाँ पर हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एनालाइट मौजूद नहीं होता। आपके पास ये जो पूरा आपको गिवन मिक्सचर दिया गया है, ये आपके पास कहलाएगा सैंपल। सैंपल के अंदर आपके पास आप जिस चीज़ को डिटरमिन करना चाह रहे हैं वो भी मौजूद होगी, उसको आप नाम देते हैं एनालाइट का। और एनालाइट के अलावा आपके पास क्या होगा, कोई भी ऐसी स्पीशी मौजूद हो सकती है जो आपके उस एनालाइट की डिटर्मिनेशन में क्या करे, एज़ अ इंटरफेरेंट एक्ट करे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ए है जिसको आप डिटरमिन करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सैंपल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ए ही मौजूद है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई बी कंपोनेंट भी मौजूद हो। अब देखना ये है कि अगर आप ए को डिटेक्ट करना चाहते हैं, ए को क्वांटिफ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिफ़िकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपका मेथड जो है वो इस ए के लिए कितना फ़ेवरेबल है, कितना इसके लिए सिलेक्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मेथड ए की बजाय बी को चूज़ कर ले, अगर ऐसा होगा तो आपका मेथड जो है वो सिलेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ कहलाती है सिलेक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने और टर्म्स पढ़ी थी वो एक हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास सैंपल के अंदर जो तमाम सैंपल है उसके अंदर पाए जाने तमाम कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है? और जिस चीज़ को आप डिटरमिन कर रहे हैं उसको आप क्या नाम देंगे? एनालाइट का नाम देंगे। और इसके अलावा वो चीज़ जो मैट्रिक्स में एनालाइट के अलावा जो बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनको आप क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस का या इंटरफेरेंट का, ठीक है? उसके अलावा आ जाता है कि मैट्रिक्स इफ़ेक्ट यानी जो आपके इंटरफेरेंट्स हैं, उनकी वज़ह से जो इफ़ेक्ट होता है, वो पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किस तरह से होता है, ये आगे डिटेल में चल के देखेंगे। यानी आपका जो इंटरफेरेंट है, वो आपके मेथड की सिलेक्टिविटी यानी जो उसका सिग्नल है, उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट आ गया वो ये आ गया कि सिलेक्टिविटी क्या है, कि आपका मेथड कितना जो है वो एफिशिएंट है कि वो आपके एनालाइट को सिलेक्ट करे। अगर आपके पास सैंपल में ए, बी, सी 3-4 चीज़ें मौजूद हैं, तो आपका मेथड ऐसा होना चाहिए जो आपका जो टारगेटेड एनालाइट है, वो उसी को सिलेक्टिवली क्या करे, चूज़ करे। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसमें देखा था इसकी हमने थोड़ा-सा ब्रीफ देखी थी। अगर हम बात करें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसका देखा था कि सिलेक्टिविटी वर्ड का जो ओरिजिन है डिराइव कहाँ से किया गया? तो इसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि इसको जो है लैटिन वर्ड इन सिलिगो से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है टू चूज़ या टू सेलेक्ट। अब किसी चीज़ को चूज़ करना या सेलेक्ट करना किस तरह से होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने 3-4 चीज़ें रख दी जाएँ, कोई आपके सामने 3 या 4 फ्रूट्स रख दिए जाएँ, कोई ड्रेसेस रख दिए जाएँ, तो वो आप किसी न किसी आप रैंडमली उनमें से किसी को नहीं पकड़ते, बल्कि उनके पीछे या तो आपको उनमें से जिसकी ज़रूरत होगी या जिसको आप लाइक करते हैं, उन बेसिस पर आप क्या करेंगे, उनमें से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन हमेशा ये होती है कि अगर आपके पास 4 या 5 चीज़ें मौजूद हैं, तो वो आप सारी की सारी नहीं चूज़ करते, उनमें से आप 2 या 3 चूज़ करते हैं या मेबी 1 चूज़ करें। तो सिलेक्टिविटी को आप किस तरह से कहेंगे कि सिलेक्टिविटी आपके पास क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ चूज़िंग केयरफुली। केयरफुली यानी आपने देखना है कि आपके मेथड आपके रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? तो उसके मुताबिक आपके मेथड की सिलेक्टिविटी होगी। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम कहें कि हमने मेथड चूज़ किया है और ये हमारे सैंपल में से ए, बी, सी, डी किसी को भी सेलेक्ट कर ले, किसी भी एक की डिटर्मिनेशन कर ले, ऐसा नहीं है। आपका पहले से प्लान होता है कि हम इनमें से ए को डिटेक्ट करना चाहते हैं, ए की ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ए को इस तरह का मेथड चाहिए होगा। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि सिलेक्टिविटी क्या है? स्टेट ऑफ चूज़िंग केयरफुली यानी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनकी बेसिस पर आप इसको चूज़ करते हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिविटी इन एनालिटिकल मेथड क्या है, कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज की डिटर्मिनेशन के लिए कुछ प्रिमिटिव पुराने मेथड्स भी हैं, और लेटेस्ट जब रिसर्च होती जा रही है तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स भी आती जा रही है, लेटेस्ट मेथड्स भी आते जा रहे हैं। तो जितने भी नए मेथड डेवलप किए जा रहे हैं उन सबका जो पर्पस है वो ये है कि पिछले मेथड्स की निस्बत आपका जो नया मेथड है वो क्या करे, आपके जो भी एनालाइट है उसकी सिलेक्टिविटी को क्या करे, इनहेंस करे। ठीक है? यानी हमारे पास उसमें टारगेट क्या है कि जिस भी एनालाइट को आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा सिलेक्टिव हो, और जो इंटरफेरेंस है वो उसमें क्या हो, कम से कम हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होगा कि इंटरफेरेंस की होने की वजह से आपकी जो डिटेक्शन है, अगर उसका मास आना था 0.5 ग्राम्स, तो हो सकता है इंटरफेरेंट की वजह से वो मास 0.3 ग्राम्स आ जाए, या उसकी वजह से वो मास 0.5 की बजाय 0.8 ग्राम्स आ जाए। तो इंटरफेरेंट क्या करता है, आपकी जो चीज़ डिटरमिन करनी है उसमें इंटरफेयर करता है, आपको एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती। तो इस वजह से हम जो भी मेथड डेवलप करते हैं लेटेस्ट मेथड्स, उनमें हमारी ये कोशिश होती है कि उसमें हम सिलेक्टिविटी को ऑब्टेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, यहाँ से अब आपका स्टार्ट होगा, जो पीछे से अभी तक हमने पढ़ा ये वो था जो आप पहले कवर कर चुके थे। इट वाज़ एन ओवरव्यू। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, यूज़फुल इंटरैक्शंस टू एनहांस सेलेक्टिविटी। हम किसी मेथड की सेलेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? कौन से इंपॉर्टेंट इंटरैक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि आपके पास ज़रूरी नहीं होता कि हर एनालाइट जो है, आप जो मेथड ऑप्ट कर रहे हैं उसके लिए उसके साथ वो डिटर्मिनेशन दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मौजूद है विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आपने जो डिटर्मिनेशन करनी है जिसकी, हो सकता है कि वो आपके पास कलर्ड कॉम्प्लेक्स या कलर्ड कंपाउंड कलर्ड फॉर्म में नहीं है वो सॉल्यूशन, ठीक है? साथ हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एनालाइट है ए, और ये क्या है, ये कलरलेस है। अब चूँकि ए जो है वो कलरलेस है, इसलिए क्या होगा, ये विज़िबल रेंज में डिटेक्शन इसकी नहीं होगी, ठीक है? इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स है वो क्या होगी, यूवी रेंज में होगी। मैं क्या करूँगी, मैं कोई इसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड ऐड कर दूँगी कि जिसके साथ ए क्या करे, उस कंपाउंड के साथ मिलकर कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना दे। अब क्या होगा, अब मेरे पास वो जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, वो इजीली जो है यूवी के साथ सॉरी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके कोई इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं, कोई एसोसिएट आयन पेयर्स बना सकते हैं। एडसॉर्प्शन फिनोमेना, आप सबको पता है सरफेस फिनोमेना, हम किसी एक कंपाउंड की सरफेस के ऊपर दूसरे को एडसॉर्ब करवा सकते हैं। लेकिन अगेन ये सब चीजें आप रैंडमली नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज यूज कर लें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो खुद इंटरफेरेंट के तौर पर काम करे, ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली देख के कि कौन सी चीज जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स बनाएगी और वो हमें सही डिटर्मिनेशन देगी, सही आंसर देगी, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा, उनके मुताबिक होता है। आप ऐसे इसको रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते। फिर आप इसमें कोई मज़ीद अगर आपको इंटरैक्शन डेवलप करना चाहते हैं, कोई इंक्लूजन फिनोमेना हो सकता है। इंक्लूजन में आपके पास एक बड़े मॉलिक्यूल में जो छोटी-छोटी कैविटीज़ होती हैं, खाली जगह होती हैं, वहाँ पर आके कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। कोई बायोकेमिकल इंटरैक्शन, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी इनमें से कोई भी आप प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, अपने मेथड की सिलेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब पेपर क्रोमैटोग्राफी में अगर अमाइनो एसिड का एक्सपेरिमेंट करें, तो जब आपका क्रोमैटोग्राम डेवलप हो जाता है तो आपको अपने अमाइनो एसिड्स विजिबल नहीं होते। आप क्या करते हैं, उनके ऊपर निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास जब निनहाइड्रिन अमाइनो एसिड के साथ मिलता है, तो क्या हुआ कि निनहाइड्रिन और अमाइनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स आपस में बना, वो अब आपके लिए क्या था, विजिबल था। ठीक है? तो ये आपने क्या किया, ये आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, जिससे हुआ क्या है, जो चीज़ आप डिटरमिन करना चाह रहे थे, आप डिटेक्ट करना चाह रहे थे, वो डिटेक्ट भी हो गई है, और आपने क्या किया, अपने मेथड की सिलेक्टिविटी को क्या कर दिया, एनहांस कर दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड आ जाते हैं।
हम चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर कंडीशंस कि हमें इनमें से क्या चीज रिक्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप सेलेक्टिविटी को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। आपका जो एनालिटिकल मेथड सेलेक्टिव तब कहलाएगा जब इसका सिग्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन दी सैंपल। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। एनालिटिकल मेथड सिलेक्टिव कब होगा, जब आपका जो सिग्नल है, सिग्नल से यहाँ मुराद क्या है, आप अगर किसी चीज का मैथ डिटरमिन कर रहे हैं तो वो इस टाइम क्या कहलाएगा, आपके मेथड का सिग्नल कहलाएगा। आप वॉल्यूम डिटरमिन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिग्नल कहलाएगा। आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिग्नल कहलाएगा। यानी आपकी जो भी डिटर्मिनेशन हो रही है, आप जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, वो आपकी मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाती है, सिग्नल कहलाएगी। ठीक है। अब आपका जो सिग्नल है, किसी एनालिटिकल मेथड का सिग्नल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आपके एनालाइट के। एनालाइट जितना ज्यादा हो उतना ही आपका सिग्नल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एस सैंपल। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल को, और सैंपल से मुराद आपके पास क्या है, जिसमें आप जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका आप सिग्नल दे रही हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट ऑफ एनालाइट। अमाउंट ऑफ एनालाइट किस में ली गई है, एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप यहाँ से इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो हमारे पास यहाँ पर के ए आ जाता है, जो कि आपके पास क्या है, कॉफिशिएंट है। यहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनालाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके अंदर सिर्फ़ आपका एनालाइट मौजूद हो। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आपके एनालाइट के साथ क्या हो सकता है, आपके पास इंटरफेरेंट भी मौजूद हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इंटरफेरेंट की वजह से कितना सिग्नल ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है। अब इंटरफेरेंट की वजह से जो सिग्नल ऑब्टेन होगा उसको भी बल्कि हम यहाँ लिख लेते हैं। जो आपके पास यहाँ इंटरफेरेंट की वजह से होगा, उसको आप लिखेंगे एस आई। आई आपका नीचे आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर बाकी ये सैंपल वगैरह लिखा गया, इस तरह आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा एस आई, किसके इक्वल हो, पहले तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आप लिखेंगे किसके इक्वल है, के आई। आई अगेन आप नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आई। ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेरेंट के मोल्स को, और जो के आई है वो क्या है, इंटरफेरेंट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसका मतलब है कि अगर आपके पास पूरा ऑन दी होल, अगर आपके पास सैंपल मौजूद है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सैंपल है, ठीक है, सैंपल के अंदर आपका ए भी मौजूद है, ए आपका एनालाइट जिसको आप डिटरमिन करना चाह रहे थे, और इसके अंदर आई भी मौजूद है जो कि आपका क्या है, इंटरफेरेंट है, मैट्रिक्स का वो पार्ट जो आपको रिक्वायर नहीं है। अब जब आप इस पूरे सॉल्यूशन को रखते हैं, चाहे आप इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, चाहे आप इसका मास ले रहे हैं, कंसंट्रेशन डिटरमिन कर रहे हैं, अब्सॉर्बेंस ले रहे हैं, कुछ भी करेंगे, तो लाज़मी बात है कि ए के साथ-साथ आई की भी क्या हो रही होगी, मेज़रमेंट हो रही होगी। तो आपका जो भी सिग्नल है, ठीक है? जो भी आपकी मेज़रमेंट है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सिग्नल ड्यू टू एनालाइट प्लस सिग्नल ड्यू टू इंटरफेरेंट। अब अगर आप इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो सिग्नल ड्यू टू एनालाइट उसकी जगह क्या आ जाएगा, के ए एन ए, और सिग्नल ड्यू टू इंटरफेरेंट की जगह क्या आ जाएगा, के आई एन आई। ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर्स क्या क्या हैं, आपके पास जो यहाँ पर एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सैंपल, टोटल सिग्नल ड्यू टू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दी सैंपल। इसका मतलब है कि सैंपल के अंदर हर चीज होगी, आपका एनालाइट भी और आपका इंटरफेरेंट भी। ठीक है। उसके बाद के ए और के आई ये क्या है, आपके पास सिलेक्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स है, और इनको आप क्या कहेंगे, सिलेक्टिविटी फॉर एनालाइट एंड सिलेक्टिविटी फॉर इंटरफेरेंट। उसके बाद एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट, और एन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटरफेरेंट। अब हमारे पास एक सेकेंड वे भी है, सिलेक्टिविटी को आप लिख सकते हैं ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन इंस्टेड ऑफ मोल्स, यानी ऊपर आपने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ मोल्स में बताया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन भी बता सकते हैं।
अगेन आपके पास टोटल सैंपल वही रहेगा, फ़र्क सिर्फ़ किस बात का है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जो आपका एनालाइट का है सिग्नल, ये ए आपका अगेन सबस्क्रिप्ट में आना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसलिए इस तरह से लिख दिया। एस ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? पहले आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स के। अगर अब मैं ये कहूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? के ए इज इक्वल और साथ में क्या आ जाएगा? सी ए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपका सिग्नल है ड्यू टू एनालाइट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? कंसंट्रेशन ड्यू टू एनालाइट के। और जब आप उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल और साथ में के ए आ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी गई है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बजाय अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्नल ड्यू टू एनालाइट क्या होगा? के ए सी ए, और सिग्नल ड्यू टू इंटरफेरेंट क्या होगा? के आई सी आई। यानी आपने क्या किया, जो एन ए टर्म थी नंबर ऑफ मोल, उसकी जगह आप किसकी बात आप कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं, तभी आप इसको क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन मेथड का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन सैंपल, और सी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंट इन दी सैंपल। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, चाहे इस वाले को या ऊपर वाले को, आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जो टोटल सैंपल की वजह से सिग्नल है वो आप बता सकते हैं। उसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा, एनालाइट का और इंटरफेरेंट का। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर उसके कंसंट्रेशन दी गई है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको सैंपल के सिग्नल की वैल्यू दी गई हो और आपको एनालाइट के सिग्नल की वैल्यू फाइंड करनी हो और आपको इंटरफेरेंट के सिग्नल की वैल्यू भी दी गई हो। यानी इन तीनों में से हो सकता है कि कोई सी एक टर्म आपको जो है फाइंड करनी हो और बाकी आपको वहां पर दी गई हो। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट, ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। थैंक यू।